गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेटेंट्स हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने पहले ये पढ़ा था कि ऐसे कई अन्वेषण हैं जो कि तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, यानी कि नोवेलिटी, इन्वेंटिवनेस, यूटिलिटी, लेकिन फिर भी वो पेटेंट एक्ट जो है हमारा 1970 उसके अंडर नहीं आते हैं। ये हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेटेंट्स की एप्लीकेशन क्या है, यानी कि जो पेटेंट अगर हम अपनी कोई भी डिस्कवरी का करा रहे हैं तो उसका आगे जाके क्या फायदा हमें मिलने वाला है, या जो भी पेटेंट करा रहा है उसको क्या क्या उसके फायदे मिलते हैं और क्या कौन कौन से उसे राइट्स मिलते हैं जो वो इंडिविजुअली उनको यूज कर सकता है फॉर देयर सेल्फ डेवलपमेंट। किसी भी पेटेंट राइट को संरक्षण करने के लिए जो मान्यता प्राप्त किए जाने वाला जो हमारा आवेदन पत्र होता है, यानी कि जो प्रार्थना पत्र होता है, उसे पेटेंट एप्लीकेशन कहते हैं। यानी कि अगर हमें पेटेंट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मंजूरी लेनी पड़ती है और उस मंजूरी के लिए हमें कई क्राइटेरिया हैं जो कि फुलफिल करने पड़ते हैं, और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने से पहले हम उस पेटेंट एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होने ज़रूरी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इन्वेंशन को ट्रूली और सबसे पहले पेश करने का दावा करता है, या उसका जो असाइनी है, प्रतिनिधि है, वो कानूनी रूप से अगर जीवित नहीं है तो उस व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले उसी प्रकार का जो आवेदन है वो अगर कर सकता था तो उसके आविष्कार के लिए उसे पेटेंट राइट है वो मिलेंगे। अब है राइट ऑफ प्रायोरिटी। राइट ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है कि प्रथम अधिकार, प्रथम का अधिकार, यानी प्रायोरिटी, यानी कि हम किसको पहले तवज्जो दे रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सा एक्ट है वो निर्धारित है। तो अब इसमें स्पेसिफिकली जो पेटेंट है उसके लिए मान्यता है, या जो मेन जो इफेक्टिव चीज है वो होती है डेट, यानी कि तिथि। कौन सी डेट को, कौन से मंथ को, कौन से ईयर को एक पेटेंट फाइल हुआ है, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुई है, और उसके और उसी व्यक्ति को पेटेंट पहले प्रदान किया जाता है जो पहले आवेदन करता है। तो वाइपो के अधीन जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स जो था 1883 में, उसके अनुसार अगर ये कोई व्यक्ति अपना आवेदन किसी एक पर्टिकुलर डेट में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में किसी भी एक देश में देता है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स वो हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री हैं जिन्होंने साइन किया हुआ है एक पर्टिकुलर संधि पे, या ट्रीटी कह सकते हैं हम, और या फिर इस तिथि के पश्चात 12 महीनों के समय काल के बीच में अगर किसी दूसरी तिथि में हम दूसरे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में उसी के पेटेंट के लिए आवेदन करेंगे तो दूसरे सदस्य जो देश होंगे उसमें अन्य आवेदनों के साथ उस व्यक्ति के आवेदन की तिथि का जो क्रम है वो वही तिथि मानी जाएगी जिस तिथि पर उसने पहले देश में आवेदन किया था, और उसको उसी तिथि के अनुसार प्रायोरिटी मिलेगी। ये कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर इन्वेंशन है वो अगर सेम डेट को फाइल हुई है जिस दिन वो एक स्टेट में, और उसी 12 मंथ्स के पीरियड में अगर दूसरी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में सेम एप्लीकेशन अगर फाइल हो रही है, तो जो प्रायोरिटी है वो सेकंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को नहीं दी जाएगी, जबकि वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उसको दी जाएगी, और उसी अनुसार उसे वरीयता यानी कि प्रायोरिटी प्राप्त होगी। और इसी सिद्धांत को जो है वो राइट ऑफ प्रायोरिटी सिद्धांत बताया गया है। ये आपके 2 नंबर में आ सकता है, डेफिनेशन ऑफ राइट ऑफ प्रायोरिटी, और उसमें आपको समय काल मेंशन करना है 20 इयर्स। और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसका इन्वेंशन इंडिया में सबसे पहले इंपोर्ट करने वाला है और उसको अगर इस
इन्वेंशन में भारत के कहीं बाहर कहीं से जानकारी प्राप्त हुई है तो वो ट्रू और फर्स्ट इन्वेंशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री से आ रही है। और कोई भी अगर व्यक्ति है या रजिस्टर्ड कंपनी है या कोई रिसर्च सेंटर है या कोई गवर्नमेंट है तो वो भी उसका असाइनी प्रतिनिधि हो सकता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वेंशन करता है, अगर वो जिंदा नहीं है तो वो असाइनी हो सकता है, और जिंदा है तो जरूरी नहीं है कि वो, अगर वो सरकार में है या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है या कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो ये सब जो है ये प्रतिनिधि हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट्स टू बी डिपॉजिटेड विद द पेटेंट एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें ज़रूरी हैं जब हम अपनी कोई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तब। पहला है फॉर्म 1। फॉर्म 1 ये एक तरीके से प्रार्थना पत्र होता है जिसमें इन्वेंटर को आवेदन करने के लिए जो है प्रूफ या प्रमाण देने होते हैं। फॉर्म 2 है वो है प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का विवरण, डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी हमारी इन्वेंशन है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो फॉर्म नंबर 2 में होगा। और सेक्शन 8 के तहत को की जो जिम्मेदारी और अंडरटेकिंग है आवेदन के साथ या आवेदन देने की तिथि के 6 माह के भीतर जो है वो जमा कराया जा सकता है। फॉर्म 5 ये कहता है कि जो इन्वेंटरशिप है, यानी कि जो अन्वेषण के कार्य से संबंधित जो भी डिक्लेरेशन है वो, या फिर फॉर्म में 4 जो है उसको आवेदन के साथ हम टाई करके 1 महीने के अंदर जमा करने का जो आश्वासन है वो फॉर्म 5 में है। यदि आवेदन किसी पेटेंट एजेंट के द्वारा जमा कराया हो तो उसके लिए अधिकार की शक्ति, पावर ऑफ अथॉरिटी दी जाती है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर 5 जो पॉइंट है ये कह रहा समझा रहा है कि पावर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्वेंशन करता है, वो अगर खुद से अगर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उसे कई मेथड्स के द्वारा गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर कोई पेटेंट है वो अगर किसी एजेंट के द्वारा जमा कराया जाए, यानी कि वो एजेंट जो कि एक पर्टिकुलर एजेंसी या पर्टिकुलर ऐसी संस्था के लिए काम कर रहा है जो सिर्फ पेटेंट से रिलेटेड मैटर्स हैंडल होते हैं जहाँ पे, तो उसमें उसे पावर ऑफ अथॉरिटी देने का एक जरिया है। देन आवेदन के जल्दी प्रकाशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा कराना। देन पेटेंट भारत में उपलब्ध किसी जैविक पदार्थ से संबंधित है तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का अनुमोदित पत्र तथा उस पदार्थ की भौगोलिक उत्पत्ति का स्रोत। 7 पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी पेटेंट है वो इंडिया में जो भी पाए जाने वाले जैविक पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ यानी कि जो ऐसे पदार्थ जो कि जीवित हैं, उनमें माइक्रोस्कोप से लेके बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स सब आते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से एक सर्टिफिकेट लेना होता है एनबीए से, जो कि क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। यानी कि वो अथॉरिटी तय करती है कि कौन कौन से जानवर हैं या ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे रिलेटेड जो पेटेंट है वो पारित किया जा सकता है। देन है फीस और आवेदक या जो एजेंट है वो उसके अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, यानी कि साइन ऑफ द पेटेंटी। ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन। देन है स्पेसिफिकेशन, यानी कि नाम और लेख। स्पेसिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है
जिसमें पूरी जो इन्वेंशन जो एक इन्वेंटर की है वो उसमें उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है और साथ में उसमें कई ऐसे क्लेम का डिस्क्रिप्शन होता है जो कि ये बताता है कि उस पेटेंटी को ये जो भी राइट्स है वो मिलने चाहिए और अगर जरूरी हो तो उनके साथ ही जो आविष्कारक का जो संबंधित आलेख है और नमूने भी दिए गए होते हैं। और ये जो स्पेसिफिकेशन है ये दो तरह का होता है, एक तो होता है अस्थायी और एक होता है पूर्ण। अस्थायी यानी कि जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है ये आविष्कार की जो स्टेज है उसकी जो लास्ट स्टेज होती है, जो भी आविष्कार की लास्ट स्टेज है उससे ठीक पहले आविष्कार का विवरण होता है। विवरण यानी कि उसका पूरा उल्लेख किया हुआ होता है। तो उसमें जो हमारा इन्वेंशन है उसका टॉपिक क्या है, उसका एरिया क्या है, देन उसका प्रियम्बल जो हम मोस्टली बुक्स में देखते हैं, कोई भी बुक स्टार्ट होने से पहले उस बुक का प्रियम्बल होता है। सिमिलरली पेटेंट्स में भी अगर कोई हम इन्वेंशन कर रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, प्रियम्बल होता है। उसके बाद होता है पृष्ठभूमिका यानी कि बैकग्राउंड, मतलब जो इन्वेंशन हमने की है उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस आधार पे हम उस इन्वेंशन को पेटेंट एप्लीकेशन के लायक बता रहे हैं या बताना चाहते हैं और उससे हम अपने राइट्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं। देन ई पॉइंट है कि हमारा एम क्या है और उस समय तक प्राप्त जो भी संबंधित आविष्कार है उसका सारा वर्णन उसके अंदर सम्मिलित होता है। देन होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या बताता है कि तो जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो ये बताता है कि इसमें इन्वेंशन से रिलेटेड सारा जो भी डिस्क्रिप्शन है और आविष्कार को प्राप्त करने के लिए जो भी सबसे बेस्ट मेथड है वो इसमें डिपिक्टेड होता है। और साथ ही साथ जो भी इन्वेंशन का विस्तार या क्षेत्र जो है उसका भी इसमें वर्णन किया हुआ होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन कि ऐसे कौन कौन से पेटेंट हैं अलग अलग तरह के जो प्रोवाइड किए जाते हैं इन्वेंटी या पेटेंटी को। पहला हमारा है सामयिक प्रार्थना पत्र या आवेदन जो है प्रोविजनल एप्लीकेशन। जैसे प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होती है ऐसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेटेंट में है प्रोविजनल एप्लीकेशन, यानी कि ये एक तरीके का अस्थायी आवेदन होता है। अस्थायी यानी कि इसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, जो कि एक इन्वेंशन करने से पहले दिया जाता है। इसमें प्रायोरिटी के आधार पर पूर्ण आवेदन पर तिथि की मांग की जाती है जिस पर पेटेंट ऑफिस अपना फैसला लेता है और इसके साथ ही प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं। ये जो हमारा प्रोविजनल एप्लीकेशन है ये मोस्टली तब काम आता है जब हम कोई इन्वेंशन पे काम कर रहे हैं और वो हमारी इन्वेंशन कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन अगर हम उसे पहले ही इनरोल करा देते हैं पेटेंट ऑफिस में तो हमें ये फायदा होता है कि हमें इसमें प्रायोरिटी यानी कि वरीयता मिल जाती है। और अगर हम एक पर्टिकुलर डेट के अनुसार अपना जो आवेदन है वो पूर्ण आवेदन उस पे हम क्लेम करते हैं तो हमें साथ में प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं। देन बात करते हैं ऑर्डिनरी और नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन। इसमें जो प्रायोरिटी को यानी कि जो वरीयता है उसको बेस नहीं बनाकर हम क्या करते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को के लिए आवेदन करते हैं। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की जब हमने बात की थी तब हमने इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो ये था कि इसमें कोई भी पेटेंट
का फायदा लेने के लिए हमें मेन चीज ये देखते हैं कि इसके अंदर जो भी आविष्कार है वो उसमें मेथड जो बताया गया वो कितना अच्छी तरीके से उसका विवरण दिया गया। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की क्या है क्राइटेरिया। देन हमारा आता है कन्वेंशन एप्लीकेशन। यह भी एक प्रकार की पेटेंट एप्लीकेशन होती है जिसमें पूर्वता तिथि की मांग के आधार पर जो है वो कन्वेंशन कंट्री इसी प्रकार के आवेदन पर दी जा चुकी पूर्वता को बनाया जाता है। देन है हमारा पेटेंट ऑफ एडिक्शन पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन, यानी कि यह एक प्रकार का आवेदन है जिसमें इन्वेंशन के लिए कोई भी आवेदन अगर किया गया हो या पेटेंट लिया गया हो प्राप्त कर लिया हो और आवेदन किसी दूसरे अन्वेषण या दूसरे इन्वेंशन के पेटेंट के लिए आवेदन करता है तो ये दूसरा आवेदन जो है वो पेटेंट ऑफ एडिशन कहलाता है। यानी कि अगर कोई इन्वेंट करता है या जो पेटेंटी है उसने ऑलरेडी एक इन्वेंशन के लिए आवेदन कर लिया होता है, लेकिन अगर उसको उसी पेटेंट में अपना दूसरा इन्वेंशन जोड़ना हो तो वो पेटेंट ऑफ एडिशन कहलाता है और ये एक टाइप है पेटेंट एप्लीकेशन का। देन है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ये एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन के आधार पे काम करती है। इसके अनुसार क्या होता है, जो हमें आवेदन देना होता है वो इंटरनेशनल होता है और उसमें उस इन्वेंशन के लिए संसार के जितने भी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है और उसके जो सदस्य हैं उनको पेटेंट राइट्स की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यानी कि हम एप्लीकेशन देते हैं ताकि हमारे जो पेटेंट्स राइट्स हैं वो क्या हो, सिक्योर हो। देन है पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन, यानी कि यह भी एक तरीके का क्या इंटरनेशनल एप्लीकेशन है जिसमें संरक्षण के जो भी देश हैं, यानी कि ऐसे देश जो कि पेटेंट राइट्स को संरक्षण प्रदान करते हैं उसमें इंडिया जो है वो क्या है, सम्मिलित है, वो भी इंक्लूडेड है। देन हमारा सेवंथ टाइप ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन है डिविजनल एप्लीकेशन। यह किसी भी आवेदक एक ही आवेदन पत्र में दो से अधिक अगर इन्वेंशन का पेटेंट कराने के लिए प्रार्थना कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डिविजनल एप्लीकेशन। तो उसको क्या करते हैं फिर एक आवेदन से या दो से अधिक आवेदन को परिवर्तित करके हम उसको डिविजनल एप्लीकेशन के रूप में अप्लाई करते हैं। देन अ प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर पेटेंट राइट्स, यानी कि पेटेंट राइट्स को जब हम के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि हमें प्रोसेस है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। पहला है पेटेंट एप्लीकेशन को हम भरकर उसके आवश्यक जो भी प्रलेख हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उस और साथ में जो निर्धारित शुल्क है, जो रजिस्टर्ड फीस है, वो उसके साथ जो आवेदक है अपने अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति या जो भी उस इन्वेंटकर्ता का जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके साइन जो है वो कंट्रोलर पेटेंट के कार्यालय में या ऑनलाइन और ऑफलाइन टेक्निक्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कंट्रोल पेटेंट का जो ऑफिस है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो पेटेंट एप्लीकेशन है उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फीस जो है उसको साइन करते हैं, या तो इन्वेंशन कर्ता के द्वारा, पेटेंटी के द्वारा, या फिर उसके द्वारा दिए गए किसी अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कराकर हम उसे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से उसे हम प्रेजेंट करते हैं इन बिफोर कंट्रोल
कंट्रोलर पेटेंट। देन सेकंड जो मैथ सेकंड जो हमारा प्रोसेस में आता है वो है आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जो उसकी जांच है वो की जाती है। वो उसमें क्या क्या देखते हैं कि पहला कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आवेदन पत्र के साथ लिंक्ड है या नहीं है, संलग्न है या नहीं है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं उसमें उसका एप्लीकेशन जो है पेटेंट्स की उसके साथ अटैच्ड होना जरूरी है। देन है जो भी आवेदक है यानी कि जो पेटेंटी है वो पेटेंट राइट्स प्राप्त करने के लिए पात्र है या नहीं है। इसका मतलब है कि वो एक जिम्मेदार सिटीजन होना चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री का, और उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई भी ऐसी गाइडलाइंस जिसमें वो ये नहीं बता सकता कि वो उसके लायक है या नहीं है, तो वो किसमें देखे जाएंगे, आवेदक के पेटेंट राइट्स के प्राप्त होने के टाइम। देन है पेटेंट से संबंधित इन्वेंशन जो है वो पेटेंट प्रदान करने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। मतलब जो हमारा पेटेंट एक्ट है 1970 का, उसमें कई गाइडलाइंस ऐसी जारी की गई है जिसमें हमें ये देखना होता है कि जो इन्वेंशन अगर जो इन्वेंटर ने की है क्या वो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। देन आवेदन जो है वो उपयुक्त क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है या नहीं, यानी कि जिस कंट्री से, जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से वो पेटेंटी बिलोंग करता है, जो आवेदन है वो उसी उपयुक्त क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ना कि कहीं किसी और। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेटेंटी इंडिया का है तो अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज में अपना आवेदन नहीं दे सकता है। देन अगर किसी आवेदन समस्त नियमों का पालन करता है तो एक निश्चित समय अंतराल के उपरांत उसको कार्यालय के शोध पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। इसमें एक पॉइंट एडिशनल है कि कुछ गोपनीय विषयों से संबंधित आवेदनों को छोड़कर, यानी कि फॉर एग्जांपल सारे अगर रूल्स हैं वो एक पेटेंटी द्वारा पालन किए जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद उसका जो भी रिसर्च है, रिसर्च पेपर है, वो जर्नल में प्रकाशित हो जाता है। लेकिन उसमें कंडीशन टर्म्स ये है कि उसमें कुछ जो ऐसे सीक्रेट टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड जो आवेदन है, जो एप्लीकेशन है, वो जर्नल में प्रकाशित नहीं होंगे। ये डिपेंड करता है कि वो इन्वेंशन क्या है। इसके बाद में जो कंट्रोलर पेटेंट है वो इस आवेदन को एग्जामिनर पेटेंट्स को भेज देता है। यानी एग्जामिन होना यानी कि वो जो क्लेम कर रहा है पेटेंटी अपनी इन्वेंशन के बारे में वो कितनी हद तक सही है या गलत है, तो उसको एग्जामिन करने का जो राइट है वो पेटेंट एक्ट के अधीन दिया जाता है। और यदि एग्जामिनर की रिपोर्ट जो है वो आवेदक के विपरीत आती है, यानी कि जो एग्जामिन कर रहा है उसकी पेटेंट एप्लीकेशन को अगर वो अपोजिट है बिल्कुल ही, तो कुछ संशोधन अगर जरूरी है, अगर कंट्रोलर को ये लगता है कि उसमें कुछ फेरबदल की जरूरत है तो वो आवेदक को सूचित कर देता है और आवेदक को सुनने के पश्चात या तो आवेदन रद्द कर देता है या उसमें संशोधन के आदेश देता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी इन्वेंशन होती है तो उसमें संशोधन की आशंका होती है कि ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो सोसाइटी के लिए, कोई भी देश के लिए
राइटफुल नहीं हो सकती। तो उस केस में क्या होता है, जो पेटेंटी की जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो रद्द हो जाती है। लेकिन अगर कहीं गुंजाइश होती है कि उसमें फर्दर अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, तो वो जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, उस आवेदक को संशोधन करने के लिए आदेश देता है। और यदि आवेदन में दिए गए जो तथ्य हैं यानी कि जो फैक्ट्स हैं वो पेटेंट एक्ट को का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, तो आवेदन के विरुद्ध किसी की शिकायत नहीं की तो पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करता है। मतलब अगर किसी आवेदन के विरुद्ध किसी शिकायत नहीं की है, यानी कि अगर आवेदन में दिए गए जो भी फैक्ट्स है वो अगर पूरी रूप तरीके से वो पेटेंट एक्ट को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इस आवेदन के विरुद्ध अगर कोई शिकायत दर्ज नहीं है, मतलब किसी दूसरे इन्वेंशन कर्ता ने या किसी दूसरे इंडिविजुअल या किसी दूसरी कंपनी या कोई रिसर्च सेंटर ये क्लेम नहीं करता है कि हमें ये जो इन्वेंशन ये पहले से है या इसने चुराई है, तो क्या होगा, जो पेटेंट कार्यालय है वो पूरी तरीके से उसे स्वीकृति प्रदान कर देता है। नेक्स्ट आपका है पेटेंट प्रायोरिटी राइट। इसमें कई टॉपिक्स हैं, जैसे अगर कोई भी पेटेंट ग्रांट हो रहा है तो उसके अपोजिशन में क्या होगा, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप